नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं, हम परासरण हमने पढ़ा है और उसी परासरण में अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 23, ठीक है 23, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। तो मैंने वहाँ पर परासरण क्या होता है और अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है ये हमने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और उसे ही आप देख सकते हैं। तो परासरण क्या होता है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो चित्र है ये परासरण दाब अभी प्रदर्शित करेगा। पहले तो देख लीजिए कि परासरण क्या होता है। ये देखिए इधर, ठीक है, मतलब हमारे पास दो बीकर हैं, उन दोनों बीकर्स को हमने एक ट्यूब की सहायता से जोड़ा है। ठीक है, अब एक बीकर में हमने क्या लिया है, विलायक लिया है, और एक बीकर में विलयन लिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलयन में तो विलायक और विलय दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए इतना पता हो गया। अब यहाँ पर भी वायुमंडल दाब है, यहाँ पर भी वायुमंडल दाब है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ये जो विलायक है, विलायक के अणु हैं, वो स्वतः ही, मतलब अपने आप, ठीक है, स्वतः ही इस अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर कहाँ पर आ जाते हैं, विलयन में आ जाते हैं स्वतः। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण बोलते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, विलायक के अणुओं का स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया है। ये एसपीएम इसमें लगा है, मैंने एसपीएम को बोलते हैं सेमी मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होती है एसपीएम, इसे ही बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्धपारगम ठीक है झिल्ली। ठीक है, इतना हो गया है। यहाँ पर ये जो विलायक है इसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, अब परासरण जान लिया है। अब परासरण से परासरण दाब कैसे उत्पन्न होता है वो हमें देखना है। तो इस चित्र को गौर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, ये क्या है, एक पिस्टन लगी हुई है इस तरह से, ये देख रहे हैं दाब के लिए। ठीक है, ये इधर यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, वही यहाँ पर है, सेम कंडीशन है, कोई अंतर नहीं दोनों जगह पे। अब अंतर इधर आने वाला है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए, अब जैसे ही मैंने इसे इन दोनों को आपस में जोड़ा, कनेक्ट किया, ठीक है, तो अपने आप ही विलायक के अणु क्या हो रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से कहाँ पर आ रहे हैं? ठीक है, कहाँ पर आ रहे हैं? विलयन में। तो इसका स्तर नीचे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका स्तर यहाँ से कहाँ आ जाता है, इसका स्तर यहाँ से यहाँ आ जाता है नीचे। ठीक है, और इसके स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, उतना ही इसका स्तर क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो रहा है। अब देखिए अब ये क्या हो रहा है, इसका स्तर ऊपर ना बढ़े और इसका स्तर नीचे ना हो। मतलब ये कहने का है कि जो विलायक के अणु होते हैं वो विलयन में ना प्रवाहित हों, तो उसे रोकने के लिए हम विलयन के ऊपर क्या करते हैं, एक दाब। ठीक है, एक दाब पी प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, मतलब लगाते हैं विलयन पर। बाहर से हम क्या लगाते हैं, एक दाब लगाते हैं, जिससे पिस्टन ऊपर नहीं बढ़ता है। और ये, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, विलायक के अणु विलयन में प्रवाहित होना बंद हो जाते हैं। या ये भी कह सकते हैं
कि विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए हम बाहर से विलयन के ऊपर जो बल लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो ये जो रोकने के लिए तो जो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, क्या कि विलयन में, ठीक है, मतलब विलयन में जो विलायक के अणु है इसमें ना आए, ठीक है, इसे रोकने के लिए, इसके अणु इधर ना जाए, इसे रोकने के लिए हम यहाँ पर विलयन के ऊपर जो दाब लगाते हैं उसी को बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, क्या बोलते हैं, परासरण दाब। ठीक है, और चलिए अब हम इसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, अब हम इसे लिखते हैं। तो ठीक है, देख रहे हैं आप, विलयन पर लगने वाला वो है कम से कम, डबल हो गया, ठीक है, ये हटा दो। ठीक है, विलयन पर लगने वाला वो है कम से कम बाहरी, मतलब बाहरी दाब, ये बाहर से लग रहा है, बाहरी दाब जो परासरण को रोक दे। ठीक है, जो परासरण, भाई इधर से विलायक के अणु विलयन में जाने, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन में जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम परासरण कहते हैं। और उसी परासरण को रोकने के लिए हम विलयन के ऊपर जो दाब लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, चलिए इसे परासरण दाब कहते हैं। इसे पी से, किससे, या तो हम इसे किससे, पी से या फिर पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग इसमें ज्यादातर पी का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और भी यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं हम, वो क्या है, देखिए कि हमेशा ही जो विलायक के अणु होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि तनु विलयन हमेशा सांद्र विलयन की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तनु विलयन हमेशा सांद्र विलयन, भाई ये जो है, जो भी है विलायक है, तो यहाँ पर इसकी जो सांद्रता है वो कम है, यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे हम, तनु विलयन। ठीक है, ये जो है उसमें विलायक की मात्रा अधिक होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे भाई, तो इसे बोलेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि तनु विलयन हमेशा सांद्र विलयन की ओर प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये तनु विलयन के लिए है, और ये जो पार्ट है ये सांद्र विलयन के लिए है, दोनों की तरफ। ठीक है, दोनों में कंडीशंस क्या है, वो ये है कि हमेशा ही जो तनु विलयन होता है वो सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। अब इसे रोकने के लिए देखो, ये पहले, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इसके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब था तो उस समय पिस्टन यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो वायुमंडल दाब था तो पिस्टन यहाँ पर थी। तो इस समय क्या हुआ है कि ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे हो गई और ये ऊपर हो गई, तो यह क्या हुआ है, यहाँ पर परासरण हुआ है। ठीक है, अब इसे रोकने के लिए हमने बाहर से दाब दिया है, तो उसी को ये दोबारा फिर से यहीं पर आ गई। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, परासरण दाब, या ये कह सकते हैं कि जो विलायक के अणु है विलयन में जाने से रोकने के लिए हमने जो विलयन पर दाब लगाया उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब इसी के आगे, ठीक है, आगे, अब इसी के आगे हम इससे कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। ठीक है, वो क्या है, अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो आपने, ठीक है, जो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी तो भैया ये सॉलिड और विलय और विलायक से बना है, तो इसमें जो विलय है वो क्या है, सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अणुसंख्य की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो इसमें भी तो विलय की मात्रा है। ठीक है, इसमें विलय की मात्रा है, तो विलय की मात्रा जितनी अधिक होगी तो ये उतना ही ज्यादा सांद्र होगा, उतनी ज्यादा सांद्र होगा तो उसमें परासरण भी अधिक होगा। ठीक है, और परासरण अधिक होगा तो परासरण दाब भी अधिक होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब इस परासरण को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म चलते हैं।
तो देखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, मैं इसे हटा देता हूँ। अणुसंख्यक गुणधर्म इसके आगे, इसी के अणुसंख्यक गुणधर्म। यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने अभी बताया है, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो किस पे निर्भर कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जो परासर है वो भी, ठीक है, परासर जो होता है वह है विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर, ठीक है। जो परासर दाब होता है, परासर या परासर दाब होता है, वह है विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ, अणुसंख्यक गुणधर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, परासरण दाब, परासरण दाब विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि इसकी प्रकृति पर, ठीक है। परासर दाब विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर, ठीक है। इसके अंदर जो विलय, भाई 2 पॉइंट है ना इसमें, ठीक है। तो ये हटा देते हैं शांत वाला। इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर विलयन के लिए 2 पॉइंट है भाई। एक क्या है, एक विलय है, ठीक है। दूसरा क्या है, विलायक है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, विलय और विलायक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो परासर दाब है वो विलय की मात्रा पर, ठीक है। विलय की मात्रा जितनी अधिक, परासर उतना अधिक, ठीक है भाई। इधर सांद्रता ज्यादा होगी तो इधर विलायक के अणुओं की गति भी या परासर तो अधिक होगा ना, ठीक है, क्योंकि हमेशा ही, ठीक है, ये जो प्रोसेस है तब तक चलती रहेगी जब तक इधर और इधर दोनों तरफ की सांद्रताएं समान नहीं हो जाती हैं, तब तक ये परासर, ठीक है, चलता रहता है, ये सतत चलता रहता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, सतत रूप से ये चलता रहता है, ठीक है। तो अर्धपारगम झिल्ली मैंने पहले बता दिया था, आगे देखते हैं। तो ये इसकी प्रकृति पर, इसकी प्रकृति कैसी है, विलय की प्रकृति कैसी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमेशा इसकी मात्रा से मतलब होता है, मात्रा जितनी अधिक परासर उतना अधिक, ठीक है, उतना ही ज्यादा सांद्रता होगी भाई, ठीक है, उतना ही ज्यादा सांद्र विलयन होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद अब तनु विलयन के लिए, किसके लिए, प्रायोगिक ठीक है। प्रायोगिक तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर पाया गया है कि परासरण दाब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, क्या है, पाया गया है कि परासरण, देखिए इसे, कि परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता
के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, P बराबर CRT। ठीक है, ये सूत्र मिला है। अब आप सोचिए जरा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, क्या, वान-हाफ गुणांक। ठीक है, क्या पढ़ा है, वान-हाफ समीकरण या वान-हाफ गुणांक या वान-हाफ समीकरण। ठीक है, वान-हाफ समीकरण आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो वहां से ये सूत्र आपको प्राप्त हो रहा है, P इक्वल CRT। ठीक है, CRT। ठीक है, इसमें R तो टेम्परेचर है, C क्या है, गैस नियतांक। क्या है, गैस नियतांक। तो गैस समीकरण आपने पढ़े हैं ना। ठीक है, तो वहीं पर आपको वान-हाफ का समीकरण मिलता है, तो उसी समीकरण से ये दोनों चीजें निकल के आई हैं। ठीक है, और इसमें वायल का रूल और चार्ल्स, वायल और चार्ल्स दोनों की रूल और प्लस वान-हाफ का गुणांक। ठीक है, वान-हाफ समीकरण, ये सब मिक्स करके ये समीकरण हमें प्राप्त होता है, P बराबर CRT। ठीक है, अब जरा मोलरता को समझिए। यहाँ पर मोलरता क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यही थोड़ी दिमाग लगाओगी तो बिलियन में विलय की जो भी मात्रा होती है वही तो होती है मोलरता। ठीक है, तो वो क्या है, तो सांद्रता से उसका सीधा सा रिलेशन है भाई, सांद्रता होगी उसमें। ठीक है, और विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, तो विलय की जितनी अधिक मात्रा होगी मोलरता भी उसकी उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो ये मोलरता और C, ठीक है, दोनों में एक रिलेशन होता है, तो वही कहा गया है मोलरता C के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये समीकरण हमारे पास हो गया एक। ठीक है, और मैं यहाँ पर बताइए, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्क। ठीक है, किसका, आर। आर क्या होता है, तो गैस नियतांक होता है। क्या होता है, गैस नियतांक होता है। ठीक है, आगे भी अभी हम बताएंगे इसे। अब जरा यहाँ पर मोलरता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे पढ़ा के रखी हुई है, आप वहां से मोलरता देखेंगे, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हमने स्टार्ट में जब पढ़ाया था, तो वहां पे हमने इससे मोलरता, ठीक है, मोलेंस, ये सब हमने पढ़ा दिए हैं, तो वहां पर आप पीछे जाके देख लेंगे। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 2 करके डाल देते हैं, उसी में आपको मोलरता, ठीक है, हमारे जो फ्रंट होता है उस पर आपको लिखा होगा, मिलेगा मोलरता। ठीक है, मोलरता, मोलस, ये सारे हमने अलग अलग करके वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जरा, किससे, मोलरता। ठीक है, और इसका रिलेशन किससे है, C से। मोलरता की क्या परिभाषा थी, ठीक है, तो उसका समीकरण क्या होता है, तो उसका समीकरण होता है N/B, किसमें, लीटर में। ठीक है, ये तो लीटर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर N क्या है और V क्या है, तो N क्या है, ये N है, यहाँ पर N बराबर है विलय के मोलों की संख्या, किसमें, ग्राम में। ठीक है, ये, और V क्या है, तो V क्या है, V तो बिलियन का आयतन है, तो V क्या है, V क्या है, भाई, बिलियन का आयतन। ठीक है, ये इतना हो गया है। अब इसे आप गौर से देखेंगे तो फिर N विलय के मोल, अब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, तो यही समीकरण हम किसमें बदल दें, तो
ये समीकरण, या फिर पहले इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, उसके लिए मैं इधर वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ठीक है, क्या लिख रहे हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, N अपॉन B R T, ठीक है। अब इसमें इसका इसे इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, PB बराबर N R T, ठीक है। तो ये गैस समीकरण आ गया, आपने पढ़ा है ना, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर n बराबर क्या होता है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, ठीक है। आप देख रहे हैं, तो स्मॉल w का मतलब विलय का भार, ठीक है, और m का मतलब, स्मॉल m का मतलब विलय का अणुभार, ठीक है। ये हम पीछे जान चुके हैं, तो इसका मान भी इसमें रख दो, ठीक है। तो ये मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, PB बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे R T, ठीक है। ये समीकरण हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इस समीकरण की सहायता से भी हम अणुभार आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके सारे पैरामीटर्स मैं लिख देता हूं यहाँ पर। यह V क्या है, W क्या है, और स्मॉल m क्या है, R क्या है, और T क्या है, ठीक है। तो ये इतने पैरामीटर्स हैं हमारे पास, 6। ये सभी पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। P को क्या बोलते हैं, तो P तो होता है परासरण, ठीक है, क्या होता है, परासरण दाब। B क्या होता है, विलयन का आयतन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सब लोग मात खाते हैं, सबका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। क्यों होता है, जरा सोचिए। आपको जो यहाँ पर आयतन दिया जाता है न्यूमेरिकल्स में, वो रियल में बिलियन का 1000 ml में आयतन नहीं होता है, ठीक है। तो हमें हमेशा 1 लीटर में या 1000 ml में बात करनी होती है, तो पहले उसे 1000 ml में बदल लो, उसके बाद यहाँ पर उसका मान रखो, तो आपको आंसर सही मिलेगा, ठीक है। यही गलती करते हैं सब लोग, ठीक है। तो स्मॉल w का मतलब क्या हुआ है, विलय का भार, ठीक है। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, तो स्मॉल m का मतलब होता है विलय का अणुभार, ठीक है। और R तो पता ही आपको, गैस नियतांक, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, गैस नियतांक, ठीक है। अब T का मतलब तापमान, ठीक है। परम ताप की बात होती तो परम ताप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, परासरण दाब, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है, बहुत ही आसान भी होता है, ठीक है। अगर जो आपको, इसीलिए इसके बेसिक में हमने मोलरता, मोललता, मोलेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, क्योंकि उन सब का इस, ठीक है, इसमें आगे यूज हो रहा है। तो ये था परासरण दाब, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, परासरण दाब, ठीक है, के प्रकार, जैसे कि इस परासरण दाब के कारण, ठीक है, तो समपरासरी विलयन, ठीक है, और अल्पपरासरी और समपरासरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और
अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और आप उसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। यहाँ पर फ्री क्लास चलती हैं, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये गांव में रहने वाले बच्चों के लिए एक शिक्षा में समानता के लिए एक छोटा सा कदम है, ठीक है, जिसे अधिक से अधिक शेयर करके आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।